हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स में पूछे गए हैं कॉमर्स में। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर हमारा सभी स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, जहां पर भी मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, एज वेल एज यूजीसी नेट के लिए भी ये पर्टिकुलर जो सेशन है वो रेलिवेंट होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन ऑन मार्केटिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस related to assistant professor exams। एवर स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो ऑन एवर स्टडी क्लासेस वेबसाइट एज वेल एज ऑन दी ऐप। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अंडर विच फिलोसफी डू फर्म्स बिलीव कंज्यूमर्स विल बाय मोर इफ परसुएडेड थ्रू एग्रेसिव प्रमोशन। सो वो कौन सी फिलोसफी है जो ये कहती है कि जो कंज्यूमर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बाय करेगा अगर हम उसको परसुएड करेंगे थ्रू एग्रेसिव प्रमोशन। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं: प्रोडक्ट कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, एंड दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट है मार्केटिंग का, ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए। जितनी ज्यादा एग्रेसिव प्रमोशन आप करेंगे उतना ही कंज्यूमर परसुएड होगा और उतनी ही आपके जो प्रोडक्ट है उसकी सेल होगी। सो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडा मॉडल स्टैंड्स फॉर। सो एडा हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक मॉडल है। इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पर: अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। सेकंड इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिमांड, एक्शन। थर्ड इज अटेंशन, इमेज, डिमांड, अवेयरनेस। एंड डी इज अपील, इंटरेस्ट, डिजाइन एंड एक्शन। सो राइट आंसर यहाँ पर हमारा होगा एंड दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एडा की जो हमारी फुल फॉर्म है, ए स्टैंड्स फॉर अटेंशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, डी स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। सबसे पहले हम अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की हेल्प से जो कंज्यूमर है उसका अटेंशन गेन करेंगे। कंज्यूमर का उसमें एक इंटरेस्ट बनेगा प्रोडक्ट में, कंज्यूमर के अंदर एक डिजायर आएगा कि मैं इस प्रोडक्ट को बाय करूं, ट्राई करूं, और अल्टीमेटली कंज्यूमर जो है वो एक्शन लेगा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, a firm believes that consumers will prefer products that offer maximum quality, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। दिस रिफ्लेक्ट्स। तो एक फर्म अगर ये बिलीव करती है कि कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जिनमें हम मैक्सिमम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी और उसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे, तो ये किस मार्केटिंग के कंसेप्ट को रिफ्लेक्ट करता है? ऑप्शंस है हमारे पास: प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट या फिर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। प्रोडक्ट कंसेप्ट है हमारा मार्केटिंग का, जो कहता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को परचेज करेगा, प्रेफर करेगा जिनकी क्वालिटी मैक्सिमम होगी, जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और उनके अंदर इनोवेटिव फीचर्स भी होंगे। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट कौन सा नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट कौन सा होता है? ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, राइट, जो कंज्यूमर को बेसिक प्रोडक्ट से ज्यादा जो है वो प्रोवाइड करे जाते हैं बाय द सेलर। ऑप्शन है यहाँ पर: वारंटी, इंस्टॉलेशन, पैकेजिंग या फिर आफ्टर सेल सर्विसेज। तो देखिए, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट में वारंटी होगी, इंस्टॉलेशन होगा और आफ्टर सेल सर्विसेज होगा। पैकेजिंग हमारा ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट्स में बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे कि वारंटी, इंस्टॉलेशन, आफ्टर सेल सर्विसेज। इसके अलावा जो पैकेजिंग है वो इसका पार्ट नहीं है, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। सो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइसिंग इज करेक्ट। सो प्राइसिंग के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है हमारे पास, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं। पहले बोला जा रहा है कि प्राइस इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सेकंड इज, प्राइसिंग डिसीजंस डायरेक्टली अफेक्ट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। एंड थर्ड इज, प्राइसिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट कंपटीशन। तो देखिए, जो प्राइसिंग है, क्या ये मार्केटिंग मिक्स का सबसे फ्लेक्सिबल एलिमेंट है? तो ये सही बात है। अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, तो वहां पर जो डिसीजंस हैं उनमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है, तो उनको इतना जल्दी चेंज हम नहीं कर सकते। प्रोडक्ट इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता। हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी बना ली है,
लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स को हायर कर लिए तो इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन भी चेंज नहीं होगा, और हमने कोई एडवर्टीजमेंट सेट कर दी है, बना दी है, उसको अब रन करना है, तो वो भी इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन प्राइस फ्लेक्सिबल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। प्राइस डायरेक्टली रेवेन्यू और प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, राइट, क्योंकि प्राइस ही एक ऐसा कंपोनेंट है मार्केटिंग मिक्स का जो रेवेन्यू और प्रॉफिट को जनरेट करता है, बाकी सारे के सारे हमें कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्राइस मार्केट कंपटीशन से इंडिपेंडेंट होता है? बिल्कुल नहीं, जो कंपटीशन होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने प्राइस को सेट करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर असर्शन और रीजन का। ये क्वेश्चन है, असर्शन में बोला गया है कि पुश स्ट्रेटजी इज इफेक्टिव व्हेन ब्रांड लॉयल्टी इज हाई। तो क्या पुश स्ट्रेटजी इफेक्टिव होती है जब ब्रांड लॉयल्टी हमारी हाई होती है? और रीजन इसका दिया हुआ है कि रिटेलर्स एक्टिवली प्रमोट डिमांडेड ब्रांड्स। तो देखिए, पुश स्ट्रेटजी जो है वो तब इफेक्टिव नहीं होती जब ब्रांड लॉयल्टी जो है वो काफ़ी हाई होती है, उस टाइम आपको पुश नहीं करना पड़ता। पुल स्ट्रेटजीज का हम यूज़ करते हैं, कस्टमर खुद हमारे पास आता है। तो हमारा जो असर्शन है वो गलत है। रिटेलर्स क्या हाईली जो डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्टिवली प्रमोट करते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसी से उनकी भी सेल्स इंक्रीज होती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हमारी जो असर्शन है वो पूरी तरह से गलत है और रीजन हमारा सही है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is, in the context of strategic marketing planning, market segmentation enables a firm to। तो strategic marketing planning के context में market segmentation से एक firm जो है वो क्या कर सकती है? Options में हमारे पास है achieve cost efficiencies by standardizing output across heterogeneous customer groups, right? So क्या हम cost efficiencies को achieve कर सकते हैं by standardizing output across heterogeneous customer groups? Second is anticipate and neutralize macro environmental uncertainty through adaptive positioning. C is evaluate heterogeneous customer preferences and select segments that align with the firm's competitive capabilities. And D is reduce competitive rivalry by fragmenting the market into smaller अनकंटेस्टेड स्पेसेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मार्केट सेगमेंटेशन है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा हेट्रोजीनियस कंज्यूमर्स हैं, जो हेट्रोजीनियस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं, उनको हम इवेल्युएट करते हैं, अपने जो सेगमेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं जो हमारी कंपिटिटिव कैपेबिलिटीज के साथ जो है वो अलाइन करता है। बाकी सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन क्लाइमेट, रीजन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्या हमारी जो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है वो क्लाइमेट, रीजन और पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से होती है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड में बोला गया है कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक इनकम, एज एंड एजुकेशन। तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स ही हैं हमारे इनकम, एज एंड एजुकेशन, ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड हमारे पास है यहाँ पर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डील्स विद एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। तो देखिए हमारी जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में बोला गया है बिहेवियरल सेगमेंटेशन इग्नोर्स कस्टमर यूजेस पैटर्न्स एंड ब्रांड लॉयल्टी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। बिहेवियरल सेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पर इग्नोर नहीं करती है यूजेस पैटर्न्स और ब्रांड लॉयल्टी को, राइट। तो यहाँ पर हमारी तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा सी, ओनली थ्री स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ दीज फोर तीन कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर जो है वो करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि सेल्स आर हाईएस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। तो क्या सेल्स हाईएस्ट होती है ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज? तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेल्स हमारी हाईएस्ट होती है मेच्योरिटी स्टेज के टाइम पर, ना कि ग्रोथ के टाइम पर। सेकेंड स्टेटमेंट है द इंट्रोडक्शन स्टेज इन्वॉल्व्स हाई मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो यस, इंट्रोड्यूस जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करते हैं मार्केट में तो उसमें जो है वो हाई मार्केटिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो होती हैं। तो ये सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास द मेच्योरिटी स्टेज में लीड टू सेचुरेशन एंड प्राइस वॉर्स। तो मेच्योरिटी स्टेज में क्या सेचुरेशन आ जाता है, क्या प्राइस वॉर्स होती हैं? तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास द डिक्लाइन स्टेज ऑफन सीज एन इंक्रीज इन प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो क्या डिक्लाइन स्टेज जब हमारी आती है उसमें हम प्रमोशन ज़्यादा करते हैं? तो ये भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत यहाँ पर हो जाएगी। हम बहुत ज़्यादा प्रमोशंस जो है वो इस टाइम पर नहीं करते हैं। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो दो ही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एम्स टू इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। एसईओ की हेल्प से हम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के लिए अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग को ऊपर उठाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कंटेंट मार्केटिंग फोकस ऑन पेड एडवर्टीजमेंट्स। तो कंटेंट मार्केटिंग जो है ये एक पेड एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। कंटेंट मार्केटिंग फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एंड रेलिवेंट कंटेंट टू द ऑडियंस राइट थ्रू अनपेड या फिर ओन्ड चैनल्स। यहाँ पर ये पेड नहीं होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। थर्ड इज ईमेल मार्केटिंग कैन बी यूज्ड फॉर पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन। तो यस, ईमेल मार्केटिंग हमारी पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जा सकती है। और फोर्थ स्टेटमेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग एनेबल्स टू वे इंटरेक्शन विद द कस्टमर। तो यस, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम टू वे इंटरेक्शन कर सकते हैं कंज्यूमर्स के साथ। तो तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारी करेक्ट होंगी। ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट वन है मार्केट सेगमेंटेशन इनेबल्स मार्केटर्स टू टेलर देयर स्ट्रेटजीज टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। तो क्या मार्केट सेगमेंटेशन के हेल्प से हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं? तो सही बात है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग फोकसेस ऑन कस्टमाइजिंग मैसेजेस फॉर ईच सेगमेंट सेपरेटली। तो क्या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में हम कस्टमाइज मैसेज देते हैं फॉर ईच सेगमेंट? तो नहीं। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में हम सारा का सारा एंटायर मार्केट ही हमारा जो है वो एक मार्केट होता है, उसमें हम कस्टमाइज मैसेज नहीं देते हैं। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन हमारी यहाँ पर करेक्ट होगी और स्टेटमेंट टू फॉल्स हो जाएगी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। स्टेटमेंट वन है प्रोडक्ट पोजिशनिंग हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए यूनिक इमेज ऑफ ए प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर्स माइंड। तो क्या प्रोडक्ट की जो पोजिशनिंग है वो एक यूनिक इमेज क्रिएट करती है कंज्यूमर के माइंड में? तो सही बात है। स्टेटमेंट टू है हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स क्लैरिटी कंसिस्टेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग करनी है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि कंज्यूमर्स को बिलीव उसके ऊपर होना चाहिए स्टेटमेंट पर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर होगा। बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स हैं अगेन हमारे पास। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन बी टू बी मार्केटिंग द बाइंग प्रोसेस इज ऑफन इमोशनल एंड स्पॉन्टेनियस। तो क्या जो हमारी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग होती है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग होती है जहाँ पर दो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, दो बिजनेस हाउसेज इन्वॉल्व हैं बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस में, वहाँ पर क्या जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस है वो इमोशनल एंड स्पॉन्टेनियस होगी? तो जी नहीं, ये यहाँ पर गलत बात है। काफ़ी डिटेल्ड और लॉजिकल डिसीजंस वहाँ पर लिए जाते हैं। इमोशनल एंड स्पॉन्टेनियस डिसीजंस वहाँ पर नहीं होते। स्टेटमेंट टू है इन बी टू सी मार्केटिंग ब्रांड पर्सनैलिटी प्लेज अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर चॉइस। तो क्या बी टू सी मार्केट में जहां पर एक बिजनेस इंडिविजुअल कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्या ब्रांड पर्सनैलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है कंज्यूमर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करने के लिए? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स हैं। ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू द वैल्यू एडेड बाय द ब्रांड टू ए प्रोडक्ट। तो ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी सिंपली एक पॉजिटिव वैल्यू है जिसको जो ऐड करी जाती है बाय ए ब्रांड टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट है ब्रांड लॉयल्टी रिजल्ट्स इन कंसिस्टेंट कंज्यूमर रीपर्चेज बिहेवियर। क्या ब्रांड लॉयल्टी से कंसिस्टेंट पर कंज्यूमर रीपर्चेज होता है? ये भी हमारी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है ब्रांड रीपोजिशनिंग इज यूज टू री इन्फोर्स एन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मार्केट इमेज। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रही है कि जो ब्रांड रीपोजिशनिंग है उसकी हेल्प से जो ऑलरेडी हमारी स्ट्रॉन्ग इमेज है मार्केट में उसको हम री इन्फोर्स कहते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ब्रांड रीपोजिशनिंग जो है वो ब्रांड की जो मार्केट इमेज है उसको एक नए सेगमेंट में री इन्फोर्स करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि सेम ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट में। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कुछ पेयर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसको साथ यहाँ पर मैच किया गया है बेस्ड ऑन एज जेंडर इनकम। तो ये गलत है। जो एज जेंडर इनकम है ये हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं, ना कि जियोग्राफिक। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में बोला गया है बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड क्लाइमेट।
सो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड क्लाइमेट क्या डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है? जी नहीं, ये भी यहाँ पर गलत बात है, राइट। देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन इट इज बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो ये बिल्कुल हमारी सही स्टेटमेंट है। सो राइट आंसर हमारा होगा ओनली वन पेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अगेन हमारे पास कुछ यहाँ पर पेयर्स हैं, प्रोडक्ट के साथ यहाँ पर मैच किया गया है फीचर्स, क्वालिटी, डिजाइन, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है प्लेस इज रिलेटेड टू वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रमोशन इज नॉट रिलेटेड टू प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन इज रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एक्सेट्रा। तो दो पेयर ही हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन था। Next question is consider the following events and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity with reference to personal selling। तो पर्सनल सेलिंग के यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें उन्हें अर्लीस्ट से लास्ट एक्टिविटी तक जो है वो सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बोला जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर वन। तो प्रोस्पेक्टिंग में हम जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड आता है हमारा प्री अप्रोच, तो दूसरा आ जाएगा सेकंड नंबर पे। प्री अप्रोच में हमारा फोकस होता है कि जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें और प्लान करें। नेक्स्ट हमारा इसमें स्टेप आता है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें जो प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट किया जाता है कंज्यूमर्स के सामने। उसके बाद हमारा आ जाएगा परसुएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर, जिसमें कंज्यूमर्स को हम परसुएड करेंगे, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे टू परचेज द प्रोडक्ट, और कोई भी ऑब्जेक्शन होगी तो उसको हैंडल करेंगे। और लास्ट स्टेप आ जाएगा हमारा क्लोजिंग द सेल्स। तो बिल्कुल सीक्वेंस में ही ये सारे स्टेप्स यहाँ पर दिए हुए थे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 एंड 5। Next question is presenting the product concept to target consumers physically or symbolically and getting their reactions is called। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि अगर हम एक प्रोडक्ट कंसेप्ट को प्रेजेंट करें टू द टारगेट कंज्यूमर्स फिजिकली और सिंबॉलिकली और उनके रिएक्शंस हमें चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कंज्यूमर प्रोफाइलिंग है, मार्केट वैलिडेशन है, कंसेप्ट टेस्टिंग है, या फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ होगा कंसेप्ट टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। कंसेप्ट टेस्टिंग में जो हमारा प्रोडक्ट आइडिया है उसको हम प्रेजेंट करते हैं फिजिकली या सिंबॉलिकली, ये हो सकता है टारगेट कंज्यूमर्स को, सो दैट कंज्यूमर्स का फीडबैक, उनके जो रिएक्शंस हैं वो फाइनल डेवलपमेंट से पहले हमें मिल जाएं। इसकी हेल्प से हम मार्केट में क्या एक्सेप्टेंस है हमारे प्रोडक्ट की वो हम पता कर सकते हैं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फाइव की क्राइटेरिया टू रेट द मार्केट सेगमेंट। जब भी हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, पांच उसके मेन क्राइटेरियाज हैं। तो कौन सा की क्राइटेरिया नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कलेक्शनेबल, एक्शनेबल, मेजरेबल या फिर सब्सटेंशियल। तो देखिए जो की क्राइटेरियाज हैं एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करने के, उसमें हमारा जो सेगमेंट है वो होना चाहिए मेजरेबल होना चाहिए, सब्सटेंशियल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एक्शनेबल होना चाहिए। राइट, तो कलेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्केटिंग कंसेप्ट एक्नॉलेजेस दैट एवरीथिंग मैटर्स इन मार्केटिंग। सो कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट ये कहता है कि मार्केटिंग में सब कुछ मैटर करता है। ऑप्शन है हमारे पास द प्रोडक्शन कंसेप्ट, द होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट, द प्रोडक्ट कंसेप्ट या फिर द मार्केटिंग कंसेप्ट। तो देखिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। राइट, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट मार्केटिंग को व्यू करता है एज एन इंटीग्रेटेड एक्टिविटी, जहां पर हमारी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे इंटरनल प्रोसेसेस, सोसाइटी एज वेल एज जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये कंप्लीट और ऑल एनकॉम्पासिंग अप्रोच होती है मार्केटिंग की। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो सबसे पहले देखिए बोला गया है यहाँ पर पुश स्ट्रेटजी। क्या पुश स्ट्रेटजी और प्रमोशन में हम क्वांटिटी डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। राइट, सेकंड है पुल स्ट्रेटजी और प्रमोशन जिसमें बोला गया है इकोनॉमी पैक्स, तो क्या ये सही बात है, यस। पुल स्ट्रेटजी में हम इकोनॉमिक पैक यूज करते हैं। फिर हमारे पास है डायरेक्ट मार्केटिंग, क्या डायरेक्ट मार्केटिंग में हम कैटलॉग सेलिंग करते हैं, सही बात है। पब्लिसिटी, क्या ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। सो पब्लिसिटी
जो है ये एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि पब्लिसिटी एक अनपेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, नॉट क्लासिफाइड सिंपली एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रमोशन इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट जिसमें यहाँ पर ये पूछा गया है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। तो कौन सा जो फैक्टर है वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है जो मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करता है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है कंपिटिटर्स बिहेवियर, प्रोडक्ट पॉलिसी, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो देखिए जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं मार्केटिंग में हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि कंपिटिटर बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। जो प्रोडक्ट पॉलिसी यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, प्रोडक्ट पॉलिसी ये एक इंटरनल डिसीजन है जिसको कंपनी कंट्रोल कर सकती है, ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर यहाँ पर होगा। प्रोडक्ट पॉलिसी कंपनी के हाथ में है, कंपनी जिस तरह से चाहे उस तरह से अपनी प्रोडक्ट पॉलिसी को बना सकती है, तो ये कंप्लीटली कंपनी के हैंड में है, तो ये एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है, ये एक कंट्रोलेबल फैक्टर है। Next question is which of the following marketing concept was not explained by Charles G. Mortimer? So Charles G. Mortimer ने कौन सा marketing concept जो है वो define नहीं किया है, ये हमें बताना है। तो options में दिया हुआ है customer is our purpose, customer is at the top of the organization chart, but customer wants, the customer gets, and we are not the boss, कस्टमर इज द बॉस। तो देखिए चार्ल्स जी मॉर्टिमर ने कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि कस्टमर इज द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्हाट कस्टमर वांट्स द कस्टमर गेट्स, ये भी यहाँ पे सही बात है। और उन्होंने कहा कि कस्टमर इज बेसिकली द बॉस, राइट। कस्टमर को इन्होंने जो है वो बॉस बोला। कस्टमर इज अवर पर्पस ये इनकी फिलोसफी में नहीं था, सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is which of the following is not correctly matched in context of maturity stage of a product life cycle? So product life cycle की maturity stage को क्या मैच नहीं करता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज प्रॉफिट while डिफेंडिंग मार्केट शेयर, सेल रैपिडली राइजिंग सेल्स, प्रॉफिट हाई प्रॉफिट्स, कॉस्ट लो कॉस्ट पर कस्टमर। सो मेच्योरिटी स्टेज के फीचर्स एक तरह से हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए मेच्योरिटी स्टेज जो हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की है उसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है, पीक कर जाती है, राइट। रैपिडली राइज जो है वो उस टाइम पर नहीं कर रही होती है, ठीक है। सो जो सेल्स हमारी जो रैपिडली इंक्रीज होती है वो ग्रोथ स्टेज के ऊपर होती है, तो इसमें हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं प्रॉफिट को व्हाइल डिफेंडिंग द मार्केट शेयर। प्रॉफिट्स जो हैं वो जनरली हमारे हाई रहते हैं यहाँ पर। जो कॉस्ट है वो लो कॉस्ट पर कस्टमर हो जाती है, लेकिन सेल्स रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही होती है। सो बी यहाँ पर करेक्ट मैच नहीं है, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। हमें फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दिए हुए हैं और उनकी एक्टिविटीज दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए है फैसिलिटेटिव फंक्शंस में है फाइनेंसिंग दिया हुआ है, फिजिकल फंक्शंस है ब्रांडिंग, रिसर्च फंक्शन प्राइसिंग, एक्सचेंज फंक्शन सेलिंग। सो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए मार्केटिंग फंक्शंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्सचेंज, फिजिकल, फैसिलिटेटिंग और रिसर्च फंक्शंस में। जो बेसिकली ब्रांडिंग है हमारा ये एक फैसिलिटेटिंग फंक्शन है, फिजिकल फंक्शन नहीं है। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मार्केटिंग से रिलेटेड उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपकी अच्छी यहाँ से प्रैक्टिस एग्जाम की हुई होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।